नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, आज हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन रहा है, जो जनरल स्टडी में आते हैं, इनको हम सब देख लेते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पहला प्रश्न है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 34 और दूसरा है एक्स टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4 इक्वल टू 544, तो एक्स और वाई के मान क्रमशः है। तो दोस्तों देखिए, एग्जाम में ऐसे प्रश्नों को ये परंपरागत विधि से हल करने में बड़ा समय लग जाता है। तो इनके लिए थोड़ा सा हमें ट्रिक अपनानी पड़ती है। जैसे जो इसके आंसर दिए हुए हैं, हम इन्हीं से इनका आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। तो अब देखिए, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ 4 की वैल्यू रखेंगे, तो 4 4 जा 16, मतलब 4 चौका 16 और 3 त्रिका 9। तो 16 और 9 कितना होता है 25, जबकि यहाँ कितना दिया हुआ है 34। तो इसका मतलब कि एक्स की वैल्यू +-4 और +-3 नहीं होगी, तो इसमें से एक कट जाएगा और इसमें से एक कट जाएगा। अब देखिए, हमें देखना है बी या सी में से कोई होगा। इसे देखिए, एक्स की हम 3 मान रखते हैं, तो 3 त्रिका 9 और 5 पचे 25, 9 और 25 34 हो जाता है, 34 हो जाता है। और सेम वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे। तो यहाँ देखिए, हमें ये देखना है कि एक्स टू दी पावर 4 माइनस वाई टू दी पावर 4 है। तो इसमें अगर 3 की वैल्यू यहाँ रखेंगे और y का 5 रखेंगे, तो घटाने पे ये वैल्यू नहीं आएगी। तो इसका मतलब हमारा ये भी गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, +-5 और +-3। अगर हम यहाँ x की वैल्यू 5 रखेंगे, तो देखिए 5 और 4 हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा 625। कितना हो जाएगा 625, और माइनस आप 3 की वैल्यू रख दीजिए। तो 3 की वैल्यू कितना, 3 त्रिका 9, 3 27, 3 81। तो जब आप 625 में से 81 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 544। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को यूं ही इसी ढंग से हल किया जाता है। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, +-5 और +-3। अब दोस्तों देखिए, नेक्स्ट देखते हैं कि एक प्रश्न यहाँ और है। अब देखिए, इसमें बता रहे हैं कि आकृति में वृत्त की पीटी एक स्पर्श रेखा है। पीटी देखिए इसको क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा है, तथा एक छेदक रेखा पी ए बी है। छेदक रेखा क्या है, पी ए बी, जो इस वृत्त को यहाँ पे छेद कर रही है। इस प्रकार पी टी बराबर 12 दिया हुआ है। इसकी वैल्यू कितनी है, 12 है। और इसमें ए बी की वैल्यू बता रहा है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 7 है। तो इसकी वैल्यू को निकालना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसका देखिए, सबसे आसान तरीका होता है कि एक फार्मूला होता है, वो क्या है कि पी टी, ये प्रमेय से सिद्ध है कि पी टी स्क्वायर बराबर, इसमें क्या होता है, स्क्वायर बराबर पी ए गुणित पी बी, पी ए गुणित पी बी, पी ए गुणित पी, थोड़ा बन नहीं रहा है। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, पी टी स्क्वायर, पी ए गुणित पी ए देखिए ए है और पी बी पूरा है। तो इसमें देखिए पी टी स्क्वायर का मान क्या हो रहा है, ये 12 दिया हुआ है। 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 144। अब बराबर में कर लीजिए। यहाँ देखिए आपको पी ए की वैल्यू निकालना है, किसकी निकालना है, पी ए की। और यहाँ पी बी किसकी निकालना है, यहाँ पे पी ए की, किसकी निकालना है, पी ए की। और यहाँ पे वैल्यू ए बी के साथ दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए, हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि जो इसमें आंसर दिया हुआ है, अगर हम यहाँ पे 5 रख देते हैं पी ए का मान, तो 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12। 5 और 7 12। तो अगर मान लीजिए 5 रखते हैं, तो पी बी बराबर 12 हो जाएगा और ए बी बराबर 7, तो 12 सते 84 ही आएगा। अगर इसका मान हम 13 रखते हैं, तो देखिए क्या होगा, पी ए बराबर 13, 13 और 7 कितना हो जाएगा, 20। पी बी बराबर मतलब पूरा जोड़ना पड़ेगा, 20 और गुणित 20 और गुणित 7, 20 और गुणित 7 में कितना आ जाएगा, 140। यहाँ से भी राइट नहीं होगा। अगर हम पी ए की वैल्यू 9 रख देंगे, कितना रख देंगे, 9, तो हमारा देखिए आ जाएगा कैसे, यहाँ देखिए पी ए है,
टीए का मान कितना हो जाएगा 9, टीए का मान यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 9, और ए जो है टीबी बराबर हो जाएगा 9 और प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा 16। तो अगर हम इसको 16 मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए वैल्यू बराबर हो जाएगी 16 9 144। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। देखिए यहाँ पे है कि दो गोलों के आयतनों में 64:27 का अनुपात है तो उनके क्षेत्रफल में, तो 64 का देखिए अगर निकालेंगे तो 4 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ क्षेत्रफल पूछ रहा है तो इन्हीं का हमें स्क्वायर कर देना है, तो 4 चौका 16 और 3 त्रिका 9, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखिए चौथा में, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उकठा बीमारी से प्रभावित होती है, कौन सी बीमारी, उकठा। तो इसका राइट आंसर अरहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अरहर। देखिए अरहर एवं मुख्य रूप से दलहनी फसलों की फसल उकठा बीमारी से प्रभावित होती है, जबकि विकल्प में दिए गए अन्य फसलों से संबंधित रोग, देखिए जैसे बाजरा में क्या क्या होता है, तो अरगट, कटुआ और हरित बाल ये हो जाते हैं। जो सरसों में झुलसा रोग, तुलासित रोग, सफेद गेरुई, और मूंगफली में टिक्का, पर्णअंगमारी और जड़ सड़क। ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो प्रश्न पूछा गया है उकठा बीमारी, तो क्या हो जाएगा, अरहर। पांचवा देखिए आर्थिक एवं जैविक उपजों का अनुपात कहलाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फसल सूचकांक, या इसको कह सकते हैं हार्वेस्ट इंडेक्स। क्या कह सकते हैं, हार्वेस्ट इंडेक्स। क्या कह सकते हैं, हार्वेस्ट इंडेक्स। छठा में देखिए कि आधारी बीज पैदा किया जाता है, यह किससे किया जाता है, प्रजनक बीज से। किससे किया जाता है, प्रजनक बीज से। आधारी बीज प्रजनक बीज से तैयार किए जाते हैं। प्रजनक बीज पादप या जिस संस्था द्वारा तैयार किया जाता है उससे सीधा संबंधित होता है। इसमें सबसे अधिक आनुवंशिक शुद्धता होती है। आधार बीज उत्पादन चक्र की द्वितीय अवस्था के बीच है। उत्पादन चक्र की अवस्था बीच है, ये आप ध्यान रखिएगा। सातवां देखिए कि भारतीय किसान कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। ध्यान देखिए किसान अधिवेशन है, कौन सा, इस भारतीय किसान कांग्रेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लखनऊ। तो चौथा में देखिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति के बाद 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में भारतीय किसान कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ। प्रथम भारतीय किसान कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की। आंध्र प्रदेश किसान आंदोलन के अग्रणी नेता रंगा को इसका महासचिव चुना गया। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है आठवां, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता वास्तविक रूप से प्रतिबंधित हुई। यह कौन सी थी, खिलाफत आंदोलन। कौन सी थी, खिलाफत आंदोलन। वेरी इंपॉर्टेंट, को याद रखिएगा कि इसमें हिंदू मुस्लिम एकता वास्तविक रूप से आई। और इसके थोड़े से व्याख्या देख लीजिए कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन एवं तुर्की, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध कब तक चला था, 1914 से 1918, याद रखिएगा डेट, 1914 से लेकर के 1918 तक, 18 ईस्वी तक के 4 साल प्रथम विश्व युद्ध चला था। देखिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन और तुर्की के मध्य होने वाले सेवर्स की संधि में तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार छिन गए। संसार भर के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के खिलाफ अंग्रेजों की इस शर्त पर सहायता की कि वे भारतीय मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करें, साथ ही उनके धर्मस्थलों की रक्षा करें। परंतु युद्ध में इंग्लैंड की विजय के बाद सरकार अपने वायदे से मुकर गई। भारतीय मुसलमान ब्रिटिश सरकार से नफरत करने लगे और ऐसे मौकों को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उपयुक्त समझा गया। महात्मा गांधी ने मुसलमानों के साथ सहानुभूति व्यक्त की और 23 नवंबर 1919 ईस्वी को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ और गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसकी व्याख्या आप सब जरूर देख लेना, यह कई रूपों में पूछा गया है। नौवां देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज का आरंभ किया। वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार आया हुआ है, यह राजस्थान है। व्याख्या में देखिए 2 अक्टूबर 1949 ईस्वी को तत्कालीन प्रधानमंत्री
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की और संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया। तत्पश्चात 1959 में, आंध्र प्रदेश में 1960 में, असम में, तमिलनाडु में, कर्नाटक 1962 में, महाराष्ट्र में 1963 में, गुजरात तथा पश्चिम बंगाल आदि में 1964 में पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो पहला तो आपको जरूर याद रखना है राजस्थान के नागौर जिले में और दूसरा आंध्र प्रदेश में। अब 10वां प्रश्न देखते हैं, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है, यह हो जाएगा जनहित याचिका से। इससे हो जाएगा जनहित याचिका से। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में न्यायिक सक्रियता का संबंध जनहित याचिका से है। यदि कोई व्यक्ति, समाज, वर्ग जिसको विधिक क्षति पहुंचाई गई है या विधिक अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है, अपने निर्धनता अथवा किसी अन्य कारण से अपने संवैधानिक या विधिक अधिकारों के संरक्षण के लिए न्यायालय में जाने में असमर्थ है, तो समाज का कोई अन्य व्यक्ति या संघ न्यायालय में उसकी पहुंची विधिक क्षति के निवारण के लिए अनुच्छेद 32 के तहत आवेदन दे सकता है। भारत में इसकी शुरुआत का श्रेय न्यायमूर्ति पीएम भगवती एवं न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर साहब को जाता है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपसे याद रखना। इसको जनहित याचिका सबसे पहले किसने शुरू की थी? यह पीएम भगवती ने किया था। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। 11वां देखिए कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। यह किसके अनुशंसा पे? स्वर्ण सिंह समिति के। इस पे स्वर्ण सिंह। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि संविधान में आरंभ में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। इसे स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 22वें संविधान सभा 1976 में जोड़ा गया। अतः संविधान में एक नया भाग 4 का अनुच्छेद 51 का जोड़कर नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश हुआ। ध्यातव्य है कि वर्तमान में अनुच्छेद 51 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हो गए। उस समय कितने थे? 10 थे। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप सब जरूर याद कर लीजिएगा। अब 12वां देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सहभागी लोकतंत्र की सही विशेषता नहीं है? तो यह हो जाएगा शक्तियों का केंद्रीकरण। शक्तियों का केंद्रीकरण सहभागी लोकतंत्र की सही विशेषता नहीं है। व्याख्या देखिए, सहभागी लोकतंत्र से तात्पर्य है कि जिसमें देश की जनता की समुचित भागीदारी हो। सहभागी लोकतंत्र की विशेषताओं में परिवर्तन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया, शक्तियों का विकेंद्रीकरण एवं उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही इत्यादि आते हैं, जबकि शक्तियों का केंद्रीकरण अधिनायक शासन व्यवस्था का हिस्सा है। 13वां देखिए, सूची 1 सूची 2 सुमिलित करना है। तो इसमें देखिए जैसे आपका है एक लोनार झील है, कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो सी का देखिए 3 है। तो अगर एक आप देखिए बाकी जगह है नहीं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर क्या होगा? सी। तो इसमें देख लीजिए कि सला झील अरुणाचल प्रदेश में है, हैफलांग झील असम में, लोनार महाराष्ट्र में, जो कि इसमें कहाँ दिया हुआ था? तो मिलान में था, और तलवारा झील राजस्थान में। तलवारा झील राजस्थान में। इस प्रकार से इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 14 देखिए, फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम जाना जाता है पद्मा नदी। किसके नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी। गंगा नदी राजमहल पहाड़ियों के नजदीक फरक्का बैराज के नीचे दक्षिण पूर्व दिशा में मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश करती है और यहाँ इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में कन्याकुमारी क्यों स्थिति है? तो यह भूमध्य रेखा के उत्तर पे, क्योंकि भारत का पूरा मैप ही भूमध्य रेखा के उत्तर में है। 16 में देखिए कि निम्नलिखित नहरों में से कौन अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पनामा। यह अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा पढ़ लीजिए। यहाँ की व्याख्या, पनामा नहर प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। प्रशांत तट पर पनामा तथा कैरेबियन तट पर कोलोन पत्तन अवस्थित है। ये भी देख लीजिए, प्रशांत तट पर पनामा तथा कैरेबियन तट पे कोलोन पत्तन अवस्थित है। इसका निर्माण 1914 में पूर्ण हुआ, जबकि अन्य नहरों की व्याख्या मिलती है। जैसे स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर जोड़ती है, कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को, और वेलेंड नहर ईरी और ओंटारियो को। ध्यान देना है। अब देखिए 17 में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जैसे जलप्रपात और अवस्थिति। देखिए केटूर जलप्रपात है ब्राजील में नहीं है। यह केटूर, अब देखिए इसकी व्याख्या, केटूर प्रपात गुयाना देश के पोटारो नदी पर अवस्थित है।
जबकि अन्य विकल्प सही सुमेलित है। तो यह कहाँ पे है? ये केटूर प्रपात ब्राजील में, बल्कि पोटारो नदी पे। बाकी देखिए जोहान्सबर्ग प्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका में, चैम्बरलेन प्रपात न्यूजीलैंड में और गोक्टा प्रपात पेरू में। अब देखिए यहाँ 18वां देखिए कि नाबार्ड के संबंध में निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। तो देखो इसकी स्थापना 1982 में, बिल्कुल सही है। यह आरबीआई की सहायक नहीं है, ये गलत है। तीसरा देखिए प्रोजेक्ट के लिए विश्व बैंक और आईडीएफ से भी आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब कि 1 और 3 इसका सही है, 1 और 3 सही है। इसको देखिए व्याख्या, स्यूरमन समिति स्यूरमन समिति की संस्तुति के आधार पर राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल एग्रीकल्चर, इसका पूरा फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है कि नाबार्ड का ये स्थापना, इसकी नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए स्यूरमन समिति की संस्तुति के आधार पर राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड। तो नाबार्ड का पूरा नाम देख लीजिए क्या हो जाएगा? नेशनल बैंक, नेशनल यानी फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल यानी फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये ध्यान रखिएगा कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल, नेशनल यानी फॉर नेशनल हो जाएगा, बी फॉर बैंक, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो इसकी पूरी फुल फॉर्म हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। कब हुई? 12 जुलाई 1982। कई बार डेट भी पूछ लेता है। यह देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। वर्तमान में नाबार्ड की अंश पूंजी में केंद्र सरकार व आरबीआई की जिम्मेदारी क्रमशः 99.5% व 0.50 रह गई है। अपनी ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नाबार्ड भारत सरकार, विश्व बैंक तथा अन्य एजेंसियों से धन प्राप्त करती है। किसे करती है? केंद्र सरकार और आरबीआई। आरबीआई मात्र इसमें कितना करती है? 0.50%। 19 देखिए कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम राज्य बना? पंजाब है। कौन है? पंजाब है। 20 में देखिए भारत के संदर्भ में लिखित युगों में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? तो यह इसका डी हो जाएगा कि हरित क्रांति जैविक उर्वरक प्रोत्साहन के नहीं था। यह किसके लिए था? अन्न भंडारण के लिए था। किसके लिए? अन्न उत्पादन से संबंधित। हरित क्रांति संबंध जैविक उर्वरक से नहीं, हरित क्रांति के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में उत्तम तकनीकी प्रयोग एवं कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी की बात की गई है। जबकि उच्च शक्ति मुद्रा का संबंध आरबीआई से, निजीकरण का संबंध नई आर्थिक नीति से और गरीबी आंकलन का संबंध कैलोरी ग्राह्यता से है। 21 में देखिए कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शस्त्र का उपयोग सर्वप्रथम किया। देखो सर्वप्रथम है, कोई जगह नहीं है, क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। कहाँ हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। अवज्ञा आंदोलन जिसे सत्याग्रह नाम दिया गया का गांधी ने सर्वप्रथम 1906 में दक्षिण अफ्रीका में प्रयोग किया। जबकि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शस्त्र का प्रथम बड़ा प्रयोग भारत में 1917 में बिहार के चंपारण जिले में किया। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। 22 में देखिए कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने एक विद्यार्थी एक पेड़ अभियान शुरू किया? यह यूजीसी ने किया। किसने किया था? यूजीसी से। 23 देखिए खिलाड़ी द्रोणवल्ली हरिका का संबंध है, क्या हो जाएगा? शतरंज से। आंध्र प्रदेश के खिलाड़ी द्रोणवल्ली हरिका का संबंध शतरंज से है। 24 में देखिए निम्नलिखित में से किसने हार्नबिल महोत्सव का उद्घाटन 2014 में किया? तो उसमें करंट टॉपिक था नरेंद्र मोदी जी से। अभी इसको लेटेस्ट में देख लेना है। क्या देखना है? लेटेस्ट में। या कई बार ये पूछा जा सकता है कि हार्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड हो जाएगा। 25 में देखिए कि वायुयान कार्य करता है, यह बर्नौली के सिद्धांत पे। किस पे कार्य करता है? बर्नौली के सिद्धांत में। 26 में देखिए पदार्थ का लघुत्तम कण जिसमें मुक्त अस्तित्व की क्षमता हो वह अणु है। क्या है? अणु है। देखिए 27 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो मनाया जाता है 28 फरवरी को। तो ये देख लीजिए कि यह प्रोफेसर सीवी रमन के जन्म के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? जन्म के रूप में। 1930 में
नोबेल पुरस्कार इनको मिला था, दोनों इंपॉर्टेंट है। 28 में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल टमाटर में उपस्थित है, यह हो जाता है ऑक्जेलिक। क्या हो जाता है? ऑक्जेलिक। तो देख लीजिए व्याख्या में, वेरी इंपॉर्टेंट है सारे। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में, लैक्टिक हो जाएगा दूध में, सिट्रिक नींबू में, और टार्टरिक अंगूर और इमली में। और 29 देखिए निम्नलिखित पीतल का अवयव है, इसका कोड था पीताजी। पीताजी। तो यहाँ से देखिए तांबा और जिंक, ता फॉर तांबा और जी फॉर जिंक। तो जस्ता मतलब ता फॉर तांबा और जिंक या जस्ता, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। और परसेंटेज देखिए 70 है तांबा और जस्ता है 30। अब यहाँ देखिए कि आपके दे रहा प्रश्न में कि दो संख्याओं का गुणनफल 320 है और उनका अनुपात क्रमशः 1:5 है, तो दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा। तो इसको देखिए हमें लगाने की थोड़ा सा ये अपनाना पड़ेगा कि मान लीजिए पहली संख्या हमारी एक्स है, तो दूसरी को हमें मानना पड़ेगा 5x। दूसरी क्या है, तो बता रहा है दोनों संख्या गुणनफल, तो ए मतलब दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा आपका 320। कितना हो जाएगा 320। तो इसमें देखिए 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर बराबर 320। कितना हो जाएगा 320। तो 320 होगा, देखो 320, तो 5 से अगर भाग देंगे तो 5 छः 30 और 5 चौका 20। तो मतलब इसमें x बराबर मान क्या आ जाएगा 8। x का मान कितना आ जाएगा 8। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 8 बचे 40। कितनी हो जाएगी 40। तब बता रहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 1600। कितना हो जाएगा 1600 और ये हो जाएगा 28 64। कितना हो जाएगा 64। अब इसका अंतर पूछ रहा है, तो 10 में से 4 गए कितना हो जाएगा 6 और 9 में से 6 गए 3, 1536 कितना आना चाहिए 1536 है। हाँ इसका सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1536। इस प्रकार से आप लगा लीजिएगा इसको कि दो संख्या गुणनफल, इसमें पहली संख्या x मान लो, दूसरी 5x बता रहा है कि दोनों संख्या गुणनफल 320 है, तो 5x स्क्वायर बराबर 320। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 64। तो x का मान कितना हो जाएगा 8। तो पहली संख्या अगर 8 है तो दूसरी हो जाएगी 40। अब दोनों का स्क्वायर कर लीजिए तो 1600 और इसका हो जाएगा 64, मतलब 1536। इसका इसका लगा लेना। ये देखिए यहाँ लगाया हुआ है। तो दोस्तों देखिए यह आज के 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो हर एग्जाम में आए हुए हैं। तो दोस्तों अगर यह चीज़ अच्छा लग रहा है तो आप इसको जो है वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।